वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम थायराइड की। आज हाइपोथायराइड की हम कर रहे हैं, अंडर एक्टिव थायराइड की। अभी तक जो भी उन्होंने बताए हैं, तारा चन्ना ने जो सिम्टम्स बताए हैं वो आपको मालूम हो गए होंगे, लेकिन अब बताएंगी असली बात, यानी कि आप खुद क्या कर सकते हैं। डॉक्टर जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन आप अपने लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो आप ये सुनेंगे आप तारा चन्ना से। जी ज़रूर, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये बीमारी जो है, लाइक एनी अदर कंडीशंस, आपकी डाइट, चेंज इन योर लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज, ये तीन कीज जो है ये बहुत सी बीमारियों को जो है वो कम कर सकती हैं या उनको आने से रोक सकती हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है ना। आप जितना उसमें टाइम लगाएंगी, एफर्ट लगाएंगी, वो आपको ही फायदा होने वाला है। बिल्कुल। हाँ, फिर भी मैं थोड़ी टिप्स दे देती हूँ। फर्स्ट थिंग, आपके डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जानना ज़रूरी है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको काम करने के लिए, सही तरह से काम करने के लिए आयोडीन, ये आयोडीन एक तरह का एलिमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे खाने पीने में से मिलता है। लेकिन क्या हुआ है कि अभी वी आर टेकिंग लॉट ऑफ स्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर, तो उसमें से कमी आती है। प्लस हमारी नेचुरल सॉइल में ये डिप्लीट हो गई है, कम हो गई है। हाँ, स्पेशली पीपल लिविंग टुवर्ड्स हिली एरियाज, माउंटेन एरिया या हिमालयज है, लाइक न्यू गिनी है, वहाँ जाए पानी, ये पाई गई है कि जो आयोडीन कंटेंट है वो बहुत कम है। और अगर मानो आप ज़्यादा फ्लोराइड ले रहे हैं वो किसी तरह से, ये फ्लोराइड वो तो पानी में हमारे नेचुरली होता है, हमारे टैप वाटर में फ्लोराइड उन्होंने डाला हुआ है, हमारे टूथपेस्ट में डाला हुआ है फ्लोराइड। दैट इज वाई बहुत फ्लोराइड डाला हुआ है। और इफ यू आर ऑल्सो ऑन सर्टन अदर मेडिकेशंस, तो क्या होता है कि ये फ्लोराइड और ये आयोडीन, ये हैलोजन ग्रुप है। अगर एक ज़्यादा ले लिया फ्लोराइड तो आयोडीन की एब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो वो भी आपके फंक्शन में तकलीफ आपको देगी। इट्स लाइक आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर इन अ हार्मोनाइजिंग, मिनरल्स जो हैं ये। हाँ, एक अगर ज़्यादा लिया तो दूसरा कम हो जाएगा, एक कम किया तो दूसरा बढ़ जाएगा। सो ये आयोडीन हमारे खाने में कहाँ से मिलता है आपको? एक तो ऐसा आयोडेट सॉल्ट होता है, आयोडेटेड सॉल्ट बोलते हैं, जिसको हम नहीं बोलते सिंधु, आयोडाइज्ड सॉल्ट बाजार से मिलता है जी। वो ये ब्राउनिश कलर का सॉल्ट होएगा, ये रॉक सॉल्ट जैसा होता है, नॉट अ सी सॉल्ट, आयोडेटेड सॉल्ट। या उस पर लिखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट, और कलर भी देखेंगे तो ब्राउन सा लिखेगा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द आयोडीन कंटेंट। दूसरा हम बोलते हैं कार्प या तो सीवीड, ब्राउन स्पेशली, ये सीवीड में है ना, ये चाइनीज लोग ज़्यादा खाते हैं। हाँ। तो ये सीवीड भी खाने से आपको आयोडीन ज़्यादा मिलती है। फिर आपकी डाइट में जो केल्प आपने कहा, केल्प भी आपको हेल्थ शॉप से मिल जाता है ना, ये सीवीड की तरह की चीज है। और खाने में भी मिलता है, यू कैन गेट सीवीड एज वेल, रॉ सीवीड्स भी मिलती है। कॉम्बू सीवीड है एक जो है, वो भी होता है। हाँ। तो ये सारे सीवीड्स, और फिर कॉड लिवर ऑयल में भी है, वाटर क्रेस, और हमारी नट्स जो है ना, ब्राजील नट्स, ये सब नट्स है, उसमें भी आपको मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयोडीन, जिंक, ये सब मिलता है। दूसरा विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको खाने में फ्रूट्स लेना चाहिए, स्पेशली सम ड्राई फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल ये फिग्स होते हैं, एप्रिकॉट्स है, तो ये चीज में भी आपको मिलता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज अल्फाल्फा स्प्राउट्स जो हैं, उसके अंदर भी होता है मेरा ख्याल। एनीथिंग जो स्प्राउटेड बीन्स होते हैं, ये सब में सेलेनियम, जिंक और ये सब ज्यादा होता है। ये ट्रेस मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, लेकिन कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके ग्लैंड्स को, आपके ग्लैंडुलर जो आपका फंक्शन है उसको बैलेंस करने के। बहुत ही, दे लाइक अ स्पार्क, यू नो, इलेक्ट्रिसिटी तो चलती है, लेकिन अगर स्पार्क नहीं होएगा तो आपकी गाड़ी शुरू नहीं होती। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एड्रिनल स्ट्रेस इंडेक्स जो बोलते हैं हम, उसको बैलेंस करने के, यानी कम करने के लिए यू मस्ट मैनेज योर स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। स्ट्रेस तो वैसे भी कई बीमारियों की जड़ है, लेकिन हर चीज़ को वो ज़रा एग्रीवेट कर सकती है, किसी भी बीमारी को। तो एक और जो चीज़ आप कह रही थी कि कैरेट्स हैं, बीट रूट्स हैं, ये भी अच्छी हैं आपके लिए, और लेटेस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर थायरोक्सिन दवाई ले रहे हो तो यास्मीन, क्या होता है कि जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैबिज है, स्वीड्स है, टर्निप्स है, तो ये चीज़ जब आप थायरोक्सिन लेते हैं ना तो इसको इंटरफियर करती है। तो ये चीज़ रॉ मत खाइए जब आप दवाई ले रहे हैं। कॉफ़ी तभी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज दैट विल आल्सो अफेक्ट योर इनटेक ऑफ योर मेडिकेशन।
अच्छा। स्मोकिंग, ये जो चीजें छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये बहुत और ज्यादा रॉ जरूरी है। सोयाबीन, जैसे आपने कहा कच्चा सोया या कच्चा गोभी, कच्ची जो बंद गोभी है, खुली गोभी जैसे आप कह रही हैं, और हाँ रॉ कच्ची मत खाएं। और इसी तरह जो है पीनट्स जो है ये, पीनट्स बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, क्योंकि उसमें जो है पाइन नट्स, पीनट्स ये भी आप मत खाएं, है ना, हाँ, जब दवाई पे थायरॉक्सिन होती है ले तो रहे हो आप, थायराइड, थायरॉक्सिन। क्योंकि इट कैन अफेक्ट इवन इफ यू आर ऑन अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या तो इफ यू आर ऑन एनी हार्मोनल सप्लीमेंट्स फॉर एनी रीजन, तो ये दैट विल इंटरफेयर विथ योर इनटेक ऑफ योर मेडिकेशन एंड विथ योर डाइट। आप बोलेंगे मैं डाइट कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं दवा ले रही हूँ, फिर भी मेरे को फायदा नहीं होएगा, तो और भी कई इश्यूज होते हैं, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, तो अगर हम ये पका के खाएं, जैसे आपने कहा शलजम है यानी टर्निप है या कैबेज है, गोभी है, और ये सब चीजें अगर हम और सोया जो है वो अगर हम पका हुआ खाएं तो ठीक है। क्या होता है कि व्हेन यू कुक एनी वेजिटेबल्स, तो काफी मिनरल्स होने लॉस हो जाते हैं, तो उसकी जो कंटेंट्स होती है वो कम हो जाएगा, तो आपकी इफेक्ट भी कम होएगी कि इससे इसका फायदा होता है। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखें कि जब आप ये आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है, तो ये चीजें ऐसे यू कैन हैव अदर चॉइस ऑफ अदर वेजिटेबल्स, सो यू कैन गो फॉर हर्ब्स है, या अल्फाफा है, वाटरक्रेस है, और ग्रीन चीज आप खा सकते हैं, अल्फाल्फा स्प्राउट्स जो आप कह रहे हैं, ट्यूबर्स छोड़ के यू कैन गो फॉर मोर पल्सेस, लेंटिल्स, लेग्यूम्स है, तो उसमें से भी आपको काफी जो प्रोटीन विटामिन हम चाहिए, इसलिए तो अब ये चीज खाते हैं। तो अगर आप और चॉइस की चीज खाएंगे तो आपको फायदा तो होएगा ही, एंड इट विल नॉट इंटरफेयर विथ योर आयोडीन इनटेक एंड द प्रोसेसिंग ऑफ योर थायराइड फंक्शन। अच्छा, आपने लाइफस्टाइल की भी बात की थी, ये तो हो गई खाने पीने की चीजें आपने बताई हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, लेकिन जो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का क्या रोल है इसमें? बहुत रोल है, क्योंकि अगर हाइपरथायरॉइडिज्म है उसमें तो आपका बहुत वेट कम हो जाएगा, और हाइपोथायरॉइडिज्म है उसमें आपका वेट बहुत पुट ऑन हो जाएगा। तो उससे क्या होएगा, यू विल हैव लॉट ऑफ इफेक्ट एंड स्ट्रेस ऑन योर इंसुलिन इनटेक, सो उससे आपका डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका हार्ट रेट कम बढ़ जाता है, तो उससे आपके हार्ट पे इफेक्ट होता है। तो ये एक्सरसाइज करने से क्या होएगा कि यू विल स्टे, आपका बेसल मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है, उसको रेगुलर करके मॉड्यूलेट कर सकते हैं आप एक्सरसाइज करने से। स्पेशली एरोबिक्स है, चलने फिरने की एक्सरसाइज है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, और सबसे ज्यादा जैसे वॉकिंग, मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग इम्पोर्टेंट है। योगा आप घर में कर सकते हैं, प्राणायाम है, योगा, रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस तो हमारा पार्ट एंड पार्शल है, लेकिन ये स्ट्रेस को आप कैसे डी स्ट्रेस कर सकते हो ये आपके हाथ में है। तो योगा की काफी ऐसी एक्सरसाइज है, वो भी हम दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी लेते हैं अपने कॉलर को। हेलो एंड वेलकम टू द शो। हेलो, ये वीनस प्रोग्राम है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये हेल्थ का प्रोग्राम आ रहा है ना? जी जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। हाँ, हेल्थ का प्रोग्राम। मेरी सेंस ऑफ स्मेल बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, पता नहीं, हाँ, सेंस ऑफ स्मेल बिल्कुल, स्मेल आती ही नहीं मुझे, और ना कोई टेस्ट फील होता है। तो ऐसी कोई सूरत है कि जिसका इलाज हो सके इसका? डॉक्टर्स तो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, तो अब चलिए हम अपनी डॉक्टर से भी, इन हाउस डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। जी अच्छा, आज हम है ना हाइपोथायरॉइडिज्म की बात कर रहे हैं। अगर बहुत सीवियर हाइपोथायरॉइडिज्म होएगा तो इट कैन अफेक्ट ऑन योर लिबिडो, जो सेक्स ड्राइव होता है उसमें, प्लस यू कैन लूज सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट। लेकिन ये एक ही सिम्टम जरूरी नहीं है कि डायग्नोसिस कर सकता है। हो सकता है कि आपको पेट की प्रॉब्लम है, आपको हेलिटोसिस, बहुत स्मेल आ रहे हैं, या तो आपकी टंग होती है ना थिक हो जाती है, या तो आपको साइनस प्रॉब्लम है। या लास्ट वीक भी वी हैड अ पेशेंट जिसने सेम क्वेश्चन किया था। तो इफ़ यू हैव अ क्रोनिक साइनस प्रॉब्लम, तो उससे भी आपका सेंस ऑफ स्मेल चला जाता है। फिर कभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, अगर आपको अपर बैक स्पाइनल इंजरीज हो रही है और प्रॉब्लम्स है, या तो कोई आपको फंक्शनल भी बोलते हैं बिनाइन, जिसको कैंसर नहीं कहते, लेकिन अगर कोई गांठ ऐसी है कि जहाँ की ये कॉम्प्रेस करती है, यहाँ बोलते हैं वोकल कॉज एंड कोई लंप है ऐसा, लेकिन बिनाइन है, लेकिन हाँ, नॉन कैंसरस है, हाँ, कैंसर नहीं। और ये कभी कॉम्प्रेस करती है, यानी कि जो नर्स होती है उस पर दबाती है, तो उससे भी आपके सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट कमी हो सकती है, उसको बोलते हैं इम्पेयर्ड। डॉक्टर का कहना सलाह सही है कि उसका स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन रीजन से, कौन सी किस, फॉर व्हाट इट वाज द कॉज, उसको अगर हम पकड़ सकते हैं तो आपको जरूर फायदा दे सकते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन का। और मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि ये तो इतने सिम्टम्स हैं, जैसे आपने बताया था कि 5, 6, 8, 10 सिम्टम्स हैं, जिसकी वजह से और बहुत से लोग हमारे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई एक छोटी सी, जैसे आप कह रही थी कि अगर 3-4 दिन तक आप अपना टेम्परेचर, हाँ। ये वाला ये एक जो सिम्टम है, अगर वो आप बता सकें। मैंने बोला आपके कि ये मेटाबॉलिक डिजीज को भी अफेक्ट करता है। सो आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है रेगुलेटरी, जो गर्मी ठंडी लगती है, उसको है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको सडनली बहुत ठंडी फील हो जाएगी, यू फील वेरी कोल्ड, अंडर एक्टिव जो है जब आपका, हाइपर में आपको बहुत गर्मी लगेगी, इतनी गर्मी लगेगी, सब लोग कोट पहन रहे हैं, आप बोलते हैं मेरे को बहुत गर्मी है, आप कपड़े निकालने लगे। तो उसके लिए आपके बॉडी में बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। तो अगर आप सुबह जब उठे तब एक डिजिटल थर्मोमीटर बाय कर सकते हैं एनी केमिस्ट में से, और आप ये खुद अपना टेम्परेचर सुबह जब आप उठे ना, पाँव भी बेड के नीचे मत रखें, जस्ट इन योर बेड व्हेन यू वेक अप, उठते ही आप ये थर्मोमीटर अंडर आर्म में रख दिए, 3-4 मिनट तक रखिए और हर रोज 3-4 दफा कंटिन्यूसली मॉनिटर कीजिए। आपको पता चलेगा कि जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उससे शायद 1 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कम होएगा, या तो फ़ारेनहाइट कम होएगा। तो दिस कैन बी अगेन अ साइन ऑफ व्हाट वी कॉल एज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ठीक है, अगर बॉडी टेम्परेचर आपका लो है नॉर्मल से 3-4-5 दिन तक, एक कंसेक्यूटिवली 1 महीना तक मॉनिटर कीजिए। अच्छा, 1 महीने तक। हाँ। तो फिर इसका मतलब है कि ये शायद आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। हो सकता है। तो यहाँ पर हम, मेरा ख्याल है अब इतने जल्दी जो है ये टाइम गुजरता है, हमने ये ज़रूर योगा का हम चाह रहे थे कि हम ज़रूर दिखाएं कि अगर थोड़ी सी ये योगा की जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपको हेल्प कर सकती हैं। तो हमसे यहीं से आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली अपीयरिंग इन दिस प्रोग्राम अगेन। थैंक यू तारा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी इन ए फोर्टनाइट। या अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारी मनीषा जो है वो आपको बताएंगी कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आप ले सकती हैं और उससे आपको अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें फ़ायदा होगा। तो आइए ये हम मिलकर देखते हैं। हेलो, आज मैं आपको बताती हूँ हाइपोथायरॉयड के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला हमारा पहला आसन होगा सर्वांग आसन। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। लेकिन रिमेंबर, ध्यान रखिए, जिन्हें आइज़ की तकलीफ़ है, हाई ब्लड प्रेशर जिनका कंट्रोल में नहीं रहता, या जिनका हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, वो ये आसन नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आराम से हमें लेट जाना है। आराम से हमें लेट के उसके बाद नॉर्मल ब्रीद इन यहाँ करने के बाद धीरे धीरे हल्के हल्के हमने ब्रीद इन करते करते दोनों पैरों को लेना है 30 डिग्री, धीरे धीरे 60 डिग्री और धीरे धीरे 90 डिग्री। और यहाँ आ जाने के बाद हमें धीरे से हमारे हाथों को सपोर्ट देकर शरीर को ऊपर की ओर उठा लेना है। इस तरह से यहाँ पर हमने 6 सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्डिंग किया है और उसके बाद धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। हो सके तो हमारे दोनों हाथों को पीछे की ओर रखकर थोड़ा सपोर्ट ले लेना है। धीरे धीरे हमने हमारे दोनों पैरों को नीचे की ओर रख दिया। तो ये हुआ हमारा सर्वांग आसन, जो हमें हाइपोथायरॉयड में बहुत ही हेल्प कर सकता है। अब हमारा दूसरा आसन होगा सर्वांग आसन के बाद तुरंत किया जाने वाला आसन, जो है मत्स्यासन। एल्बो के, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, जिन्हें नेक की कोई भी इंजरी हुई है उन्हें ये आसन नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। एल्बो के सपोर्ट के साथ नेक को कर देना है अप। अब मैंने यहाँ किया ब्रीद इन, दोनों हाथों को रिलैक्स कर दिया, 6 सेकंड होल्डिंग किया और धीरे धीरे हल्के से वापस में ब्रीद आउट करते करते वापस आ गई। तो ये हुआ हमारा मत्स्यासन, दूसरा आसन जो थायराइड में हमें बहुत ही मदद दे सकता है। तो चलिए हम भी साथ में करते हैं और देखते हैं कि हमें कितनी मज़ा आती है ये आसन करने में। आगे हम करेंगे थायराइड में, हाइपोथायराइड में हेल्पफुल करने वाला हमारा प्राणायाम। बीच में मैं दिखाऊंगी आपको मुद्रा। मुद्रा मानी क्या है?
हाथ को अलग शेप देकर जो शरीर से रोग को दूर कर सकते हैं उसे कहते हैं मुद्रा। तो हमने की है हमारी हाइपोथायराइड के लिए उदान मुद्रा। हमारी पहली इंडेक्स फिंगर को मैंने रख दिया अंगूठे के ऊपर और उसके बाद वाली उंगली को मैंने रख दिया इंडेक्स के ऊपर। तो ये हो गई मेरी उदान मुद्रा। तो चलिए हम भी करते हैं साथ में उदान मुद्रा और फिर देखते हैं इसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और फिर हमें कितनी मज़ा आती है वो भी हम ले सकते हैं। तो हमारी इसमें होगी हाइपोथायराइड में हेल्पफुल करने वाला प्राणायाम जो है उज्जयी प्राणायाम। किस तरह से करेंगे हम? गले को दबा के डीप ब्रीदिंग करना है। पूरा श्वास ले लेने के बाद गले को ले लेना है नीचे, लेफ्ट नोज बंद करके राइट नोज हल्के हल्के ऊपर करते करते वापस आ जाना है। तो चलिए देखते हैं और फिर आप भी हमारे साथ कीजिए और देखते हैं कितनी मज़ा आती है इसमें करने में। तो मैंने मुद्रा भी कर ली। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं हम अगले वीक। बाय बाय। थैंक यू। हमारी नाज जो आपके जो लेटर्स आते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स, घरेलू प्रॉब्लम्स, उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।